नमस्कार बच्चों, दिव्या क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करेंगे 10th क्लास का हिस्ट्री का 3rd चैप्टर। हाफ चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था और हाफ चैप्टर हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। चैप्टर का नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत का अर्थ होता है बच्चों आर्थिक रूप से जब संसार विश्व के सभी देश आपस में जुड़ते हैं, यात्राओं के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, विचारों के माध्यम से जब वो जुड़ते हैं तो पूरे विश्व का भूमंडलीकरण होता है, जिसको कहा जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो थोड़ा अपने चैप्टर को रिवाइज करते हैं, जो हमने पिछले लेक्चर में किया था उसको थोड़ा रिवाइज करते हुए चलते हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। तो पहला टॉपिक है हमारा आधुनिक युग से पहले, यानी कि आजकल का जो समय है, आधुनिक मॉडर्न जो समय है, उससे पहले भी जो ये भूमंडलीकरण है इसकी शुरुआत हो चुकी थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत बहुत समय पहले से ही हो चुकी थी बच्चों। भूमंडलीकरण का अर्थ होता है एक ऐसी आर्थिक प्रणाली जिसमें वस्तुओं का, श्रम का यानी मेहनत का, पूंजी का यानी कि पैसे का, विचारों का और लोगों का विश्व स्तर पर, पूरे विश्व पर आवाजाही बनी रहे। और जो ये आवाजाही का इतिहास है ये बहुत लंबा और जटिल रहा है पूरे विश्व का। तो प्राचीन काल से ही चाहे व्यापारी हो, यात्री हो, पुजारी हो, खोजकर्ता हो, वो इस भूमंडलीकरण में योगदान देते रहे हैं। अपने व्यापार, ज्ञान, धर्म और बीमारियां तक ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाते रहे हैं। दूसरा टॉपिक था हमारा बच्चों रेशम मार्ग, सिल्क रूट जिसको कहा जाता है। तो रेशम मार्ग वो व्यापारिक रास्ते थे जो पूर्वी एशिया से पश्चिमी एशिया को जोड़ते थे, क्योंकि एशिया जो हमारा महाद्वीप है वो काफ़ी बड़ा है, और फिर पश्चिमी एशिया से होते हुए ये यूरोप तक फैले हुए थे ये रास्ते, जिनको कहा जाता है रेशम मार्ग। इनको रेशम मार्ग क्यों कहा जाता है ये आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो रेशम मार्ग का नाम चीन से निकलने वाले कीमती रेशम के कारण इन रास्तों का पड़ा था। ये इन रास्तों से होकर फारस, मध्य एशिया और फिर यूरोप तक पहुंचते थे। लेकिन एकमात्र रेशम ही इन रास्तों से नहीं जाता था, इन मार्गों से नहीं जाता था। इनका एक रास्ता भारत से होकर भी जाता था, जिससे भारतीय जो मसाले हैं, भारतीय कपड़े हैं, भारतीय जो औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं, कीमती पत्थर है, वो भी यूरोप तक यानी रोमन साम्राज्य तक ले जाई जाती थी। क्योंकि भारत के जो मसाले, कपड़े, औषधियाँ होती थी ये यूरोप में प्राचीन समय से इनकी बहुत डिमांड रही है। तो रेशम मार्ग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा। फिर है भोजन की यात्रा। व्यापार हो, चाहे यात्रा हो या विचारों का आदान प्रदान हो, इनके साथ साथ भोजन ने भी भूमंडलीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। भोजन भी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में संस्कृति के वाहक के रूप में यानी संदेशक के रूप में यात्रा करता रहा है। उदाहरण के तौर पर देखें तो स्पेगेटी, जिसे आज पूरी दुनिया में इटली के व्यंजन के रूप में जाना जाता है, लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका जो जन्म है वो चीन के नूडल से हुआ है, यानी ये चीन से इटली पहुंचा था। फिर है विजय, बीमारी और व्यापार। विजय, बीमारी और व्यापार ने किस तरह भूमंडलीकरण में योगदान दिया? तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका में देखने को मिलता है। जब स्पेनिश विजेता स्पेन के जब लोग अमेरिका में पहुंचे तो वहाँ वो जाने अनजाने में एक चेचक नाम की जो बीमारी उनके क्षेत्र में होती थी वो उसको भी उस क्षेत्र में ले जाते हैं, और वहाँ पे वो बीमारी बहुत ज़्यादा फैल जाती है। उनके शरीर में, अमेरिका के जो लोग थे उनके शरीर में इसके प्रति कोई प्रतिरक्षक क्षमता नहीं थी, और अमेरिका की जो बड़ी आबादी थी, काफ़ी बड़ी जनसंख्या में, जिसमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी शामिल थे बच्चों, बहुत ही कम समय में ये बीमारी पूरे अमेरिका में फैल जाती है, और गांव के गांव, शहर के शहर वहाँ पे खाली हो जाते हैं, और जो स्पेन की जो सेना थी वो आसानी से अमेरिका पर अधिकार कर लेती है, उस पर विजय प्राप्त कर लेती है। तो बीमारी ने भी इस भूमंडलीकरण में, उपनिवेशीकरण में योगदान दिया है। फिर 19वीं सदी में देखें तो इस दौर में वस्तुओं का बहुत बड़े पैमाने पर आदान प्रदान होता था। यूरोपीय देशों में भोजन की जो मांग है वो तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी। औद्योगिकरण होता है बच्चों कच्चे सामान से, कच्चे माल से जब तैयार माल बनाया जाए। तो ये औद्योगिकरण यूरोप के देशों में सबसे पहले शुरू हुआ था, और जैसे जैसे वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में औद्योगिकरण हुआ, फैक्ट्रियाँ लगाई गई, बड़े बड़े शहर बस गए, तो
उन क्षेत्रों की जो जीवन शैली है, जो खाने पीने की आदतें हैं, उनमें भी बदलाव आया। और जब ज़्यादा लोग होंगे, ज़्यादा काम करेंगे, तो उनकी जो खाद्य ज़रूरतें हैं वो भी ज़्यादा हो जाएंगी। तो वो दूसरे देशों पर निर्भर रहने लगे अपने भोजन के लिए। और इसी के तहत ब्रिटेन में एक कानून लागू किया गया, वहाँ की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने लगाया ब्रिटेन में, जिसको कहा जाता है कॉर्न लॉ। ये एक ऐसा कानून था बच्चों, एक ऐसी प्रणाली थी जिससे ब्रिटेन की सरकार ने वहाँ के जो स्थानीय किसान थे, ब्रिटेन के जो स्थानीय किसान थे, उनको लाभ पहुँचाने की दृष्टि से इसको बनाया गया था। ये कानून था कि जो आयातित अनाज होता है, जो दूसरे देशों से अनाज ब्रिटेन में जाता था, उस पर टैक्स लगा दिया गया बहुत बड़ी संख्या में। और जिस टैक्स के कारण वो आयातित जो अनाज होता था वो बहुत महंगा हो जाता था, जिससे वहाँ के जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग हैं उनको बहुत महंगा अनाज खाना पड़ता था। और ब्रिटेन के जो किसान थे उनको बहुत बड़ी संख्या में इसका लाभ मिल रहा था। उनको महंगा अनाज बिकता था तो उनको ज़्यादा मुनाफा होता था। तो जिसके कारण उद्योगों में काम करने वाले जितने भी लोग थे, औद्योगिक जो श्रमिक थे बच्चों, उन्होंने इस कानून को रद्द करने के लिए विरोध किया। और इसका परिणाम क्या होता है कि ब्रिटेन की सरकार को ये कॉर्न लॉ जो था इसको हटाना पड़ता है। और जो अब आयातित अनाज था, जो ब्रिटेन में भारत से या दूसरे देशों से अनाज जाता था, वो अब सस्ता मिलने लगा वहाँ के लोगों को। और जो घरेलू किसान थे, ब्रिटेन के स्थानीय जो किसान थे, उनको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट लॉ ये रहा है और एग्जाम में पूछा जाता है। फिर होता है बच्चों विश्व अर्थव्यवस्था का उदय, कैसे आपस में सभी देश जुड़ते हैं और एक दूसरे से व्यापार करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा तकनीक की भूमिका, यानी कि प्रौद्योगिकी विकास, जो नई नई चीज़ें बन रही थी उसने क्या भूमिका निभाई। तो 19वीं सदी के अंत तक जो रेलवे है, स्टीम इंजन है, जहाज़ों है, जहाज़ बनाने की जो तकनीक है उसमें उन्नति होती है, उनका विकास होता है और रेलवे का प्रयोग किया जाता है सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए, इंसानों को ले जाने के लिए। स्टीम इंजन जो जहाज़ों में इस्तेमाल किया जाने लगा, ट्रेनों में इस्तेमाल किया जाने लगा। तो ऐसी स्थिति में जब तकनीक का विकास होता है तो दूर दराज के क्षेत्रों तक भी ये आपस में जोड़ देता है। और समुद्र के रास्ते से भी व्यापार करने में जहाँ महीने लग जाते थे, अब वो कुछ ही हफ्तों में होने लगा था। यानी कि सामान का आना जाना, इंसानों का आना जाना बहुत जल्दी जल्दी होने लगा था। 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद। तो 19वीं सदी के लास्ट में जब उपनिवेशवाद ने एक नई गति पकड़ी। गति क्यों पकड़ी बच्चों? क्योंकि तकनीकी रूप से अब कई आविष्कार हो चुके थे और जो यूरोपीय देश थे उन्होंने इन आविष्कारों को किया था और इनका भरपूर फ़ायदा उठाया था उपनिवेशों पर राज करने के लिए। तो ऐसे में इस समय वैश्विक व्यापार और उत्पादन का केंद्र पश्चिमी यूरोप था और यूरोपीय देशों ने अपनी औद्योगिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपनिवेशों की कृषि, जो वहाँ पे कृषि होती थी, कि खेती की जाती थी, और श्रम शक्ति यानी कि वहाँ के जो मजदूर थे, वहाँ के जो खनिज संसाधन थे, उनका बड़े पैमाने पर इन लोगों ने शोषण किया, दोहन किया और इन सभी का इस्तेमाल इन्होंने अपने देशों में तरक्की के लिए, अपने देशों के विकास के लिए, पैसा कमाने के लिए किया गया। रिंडरपेस्ट एक मवेशी प्लेग यानी कि ऐसे पालतू जानवरों में होने वाला एक महामारी जिसको कहा गया रिंडरपेस्ट प्लेग। तो रिंडरपेस्ट सबसे पहले 1980 के दशक में इसकी शुरुआत होती है और ये अफ्रीका में पहुंचता है। यूरोप और एशिया से जो जानवर लाए गए थे पालतू, उनमें ये संक्रमण फैला हुआ था, जिसके कारण ये अफ्रीका के पशुओं में भी फैल जाता है। और अफ्रीका में पशु ही, जो पशु थे पालने वाले, जिनसे घी दूध मिलता था, मांस मिलता था लोगों को, तो ये एक आजीविका का संसाधन थे अफ्रीका के लोगों के लिए। तो बड़े पैमाने पर जब ये रोग फैल जाता है और वहाँ के बहुत सारे पालतू पशु मर जाते हैं, तो आजीविका का बहुत गहरा संकट अफ्रीका में आ जाता है। करोड़ों पशु मारे जाते हैं, जिससे दूध, मांस और खेती में कार्य करने के लिए जरूरी पशुओं की भारी कमी हो जाती है। और इसके कारण ही खाद्य संकट, भूखमरी और व्यापक सामाजिक आर्थिक स्थिति वहाँ की खराब हो जाती है अफ्रीका की। तो भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। जो अनुबंधित मजदूर होते थे, जिनको गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था, बंधुआ मजदूर जिनको कहा जाता था, दास जिनको कहा जाता था, कई तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो उनको अनुबंधित मजदूर भी कहा जाता था।
था। जैसे जैसे उपनिवेशवाद अर्थव्यवस्था का विस्तार हो रहा था, वैसे वैसे यूरोप के जो शक्तिशाली देश थे उन लोगों को सस्ते और आज्ञाकारी मजदूरों की आवश्यकता पड़ी और इसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए इन्होंने एक अनुबंधित श्रम प्रणाली का शुरुआत की, जिसको कहा जाता है इंट्रॉयड लेबर सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ये एक एग्रीमेंट बनवाते थे और उस एग्रीमेंट के तहत ये भारत जैसे उपनिवेशों से और अन्य उपनिवेशों से लाखों लोगों को काम पर दूसरे देशों में ले जाते थे। ये प्रक्रिया स्वेच्छा से दिखती तो है कि एग्रीमेंट के तहत इनको ले जाया जाता था, लेकिन ये सिर्फ दिखावे के लिए थी। कागजों पर यह अनुबंध पूरी तरह से वैधानिक था, यानी कानूनी था, लेकिन इसकी हकीकत जो है वो बिल्कुल उल्टी थी, क्योंकि उस समय बच्चों ये सिर्फ दिखाने के लिए एग्रीमेंट होता था, जबकि इन मजदूरों का बहुत भारी शोषण किया जाता था। इस शोषण को छिपाया जाता था, इसको नहीं दिखाया जाता था। श्रमिक जो मजदूर होते थे उनको ये भी नहीं बताया जाता था कि उनको किस क्षेत्र में ले जाया जा रहा है और क्या उनसे काम करवाया जाएगा। तो एक बार जब ये श्रमिक, ये मजदूर विदेशों में पहुंच जाते थे तो वहाँ से वापस लौटना इनके लिए नामुमकिन होता था बच्चों, क्योंकि ना तो इनके पास पैसे होते थे और ना इनमें इतनी समझ होती थी कि ये कैसे उस देश में गए हैं वहाँ से अपने देश वापस लौट पाएँ। तो इनकी आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब होती थी, इनको मजबूरी में उसी देश में रहना पड़ता था। सामाजिक और सांस्कृतिक अलगाव भी इनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर होता था। श्रमिकों को जातीय भेदभाव का भी सामना करना पड़ता था और बहुत अमानवीय व्यवहार इनके साथ उपनिवेशों में किया जाता था, यानी कि यूरोपीय जो देश थे वो बहुत ज़्यादा अमानवीय, यानी कि मानव के साथ ऐसा व्यवहार नहीं हो सकता, ऐसा व्यवहार इनके साथ वहाँ पे किया जाता था। अगला टॉपिक है हमारा विदेश में भारतीय उद्यमी। विदेशों में केवल बच्चों मजदूर ही नहीं जाते थे, विदेशों में कुछ भारतीय मेहनती और बड़े व्यापारी भी हुए जिन्होंने भारत का नाम विदेशों में किया। तो 19वीं सदी में लाखों भारतीय श्रमिक तो अनुबंध के तहत विदेशों में गए ही थे, लेकिन उसी समय में कुछ भारतीय व्यापारी और पूंजीपति भी विदेशी जमीन पर अपने व्यापार और उद्योगों की उन्होंने नींव रखी थी, जैसे कि शिकरपुर, मुल्तान, कराची, मुंबई, इन बड़े बड़े शहरों से व्यापारियों ने, जो भारतीय व्यापारी होते थे, उन्होंने कपड़ा, चाय, अफीम, मसाले, चावल, खजूर और काठ जैसी चीज़ों को निर्यात किया था विदेशों में। वे समुद्री मार्गों से इन वस्तुओं को सिंगापुर, हांगकांग और पूर्वी अफ्रीका जैसे बाजारों तक ले जाते थे। भारत से केवल श्रमिक ही नहीं बच्चों, मजदूर ही नहीं, बल्कि कई ऐसे साहसी सक्षम व्यापारी भी बाहर गए जिन्होंने अपने दम पर विदेशी जमीन पर व्यापारिक उपस्थिति दर्ज की और भारत की वैश्विक भूमिका को आगे बढ़ाया था। अगला टॉपिक है हमारा भारतीय व्यापार, उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था। तो 19वीं सदी के अंत तक भारत का व्यापार पूरी तरह से औपनिवेशिक व्यवस्था के अधीन था। भारत अपने बलबूते कोई व्यापार नहीं करता था, क्योंकि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था उस समय, और अंग्रेजों ने भारत की अर्थव्यवस्था को कुछ इस तरह से ढाल दिया था कि जो भी भारत में जो भी मुनाफा होगा, जो भी अधिकार होंगे, वो केवल और केवल ब्रिटिश हितों के लिए ही काम करेंगे। भारतीयों की ज़रूरतों के लिए वो काम नहीं कर रहे थे, वो केवल और केवल ब्रिटिश हितों की पूर्ति ही कर रहे थे। तो इस व्यवस्था में भारत को मुख्यतः एक कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता और ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि भारत कच्चे माल को देने वाला बन गया और जो ब्रिटेन में सामान बनता था उस सामान के लिए बाजार भी भारत को ही बना लिया गया। फिर है महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। जैसे 2 वर्ल्ड वॉर हुए, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 और सेकंड वर्ल्ड वॉर 1939 से लेकर 1945 तक। तो इस समय में विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरह से काम करती है, तो ये जो समय था ये बहुत अस्थिर था बच्चों, यानी कि एक जैसा नहीं रहने वाला था और बहुत ज़्यादा इस समय पे चुनौतियाँ थी। तो दुनिया को आर्थिक मंदी, गिरते हुए उत्पादन, बेरोजगारी, सामाजिक तनाव का सामना इस समय में करना पड़ता है। और 1929 में अमेरिका में शुरू हुई महामंदी
महामंदी जिसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन खास तौर से इसका जो असर दिखा वो दिखा यूरोप के देशों में। तो ग्रेट डिप्रेशन इसको कहा जाता है, महामंदी को, और पूरी दुनिया को इसने अपनी चपेट में ले लिया। महामंदी की जो शुरुआत हुई थी वो न्यूयॉर्क के स्टॉक एक्सचेंज के ध्वस्त होने से यानी कि गिर जाने से हुई थी और शेयर बाजार में भारी गिरावट आई थी। लाखों लोगों की बचत एक झटके में नष्ट हो गई थी। जिन्होंने शेयर बाजार में पैसा लगाया था उन सभी की जो बचत थी वो डूब चुकी थी। भारत जैसे उपनिवेशों पर इसका प्रभाव और भी गंभीर था, क्योंकि भारत में कृषि उत्पादन की कीमतें बहुत नीचे गिर गई थी, लेकिन कर और लगान जो ब्रिटेन ने लगा रखा था यहाँ के किसानों पर वो बिल्कुल भी कम नहीं किया उन्होंने। और ऐसे में किसानों को अपनी जो उपज थी, अपनी जो फसल इनकी थी, उनको बहुत सस्ते दामों पर बेचना पड़ गया, जिससे वो बहुत बड़े कर्जों में डूब गए। गरीबी, मजदूरों की जो स्थिति थी वो बहुत बद से बदतर हो गई, क्योंकि रोजगार के अवसर अब समाप्त हो गए थे। भारत का निर्यात भी कम हो गया था, जिससे पूरी अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। हमारा नया टॉपिक है बच्चों युद्धकालीन रूपांतरण। यहाँ से हम अपने हाफ चैप्टर की शुरुआत करते हैं, वो हमने पिछला रिवाइज किया था। तो युद्धकालीन रूपांतरण का अर्थ होता है बच्चों, जब युद्ध चल रहा था उस समय क्या क्या बदलाव हुए थे, उस समय क्या क्या रूपांतरण, क्या क्या चेंजेस हो रहे थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलता है और ये बहुत बड़ा सैन्य संघर्ष था, जब बड़े बड़े शक्तिशाली देश आपस में लड़ रहे थे। लेकिन ये केवल सैन्य संघर्ष ही नहीं था बच्चों, बल्कि विश्व की अर्थव्यवस्था और समाज को भी पूरी तरह से इस युद्ध ने बदल दिया था, इस महायुद्ध ने बदल दिया था। इस युद्ध ने उत्पादन के जो तरीके थे, संसाधनों का जो उपयोग था, जो मजदूर थे, श्रमिक व्यवस्था थी, इस सब को गहरा बदलाव उत्पन्न किया था, गहरा रूपांतरण इसने कर दिया था। युद्धकालीन रूपांतरण का अर्थ है बच्चों, जब एक सामान्य नागरिक व्यवस्था युद्ध की ज़रूरतों के अनुसार ढाल दिया जाए, उसको बदल दिया जाए। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था होती है बच्चों, वो सामान्य नागरिकों के अनुसार ही ढली हुई होती है, यानी कि वो सामान ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जाएगा फैक्ट्रियों में, उद्योगों में, जो आम जनता जिसको ज़्यादा इस्तेमाल करेगी। ऐसी सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा जो आम जनता के लिए ज़्यादा कारगर होंगी। लेकिन युद्ध के दौरान युद्ध के अनुरूप ही इस अर्थव्यवस्था को, जो यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था थी या जो उपनिवेश देशों की अर्थव्यवस्था थी, उसको युद्ध के अनुसार ही ढाल दिया जाता है और लगभग हर क्षेत्र में युद्ध के संचालन में झोंक दिया जाता है। यानी कि युद्ध में जो चीज़ें काम आएंगी, युद्ध में जिस चीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा, उसी के अनुरूप ढाल दिया गया। युद्ध के दौरान अनेक देशों ने अपने संसाधनों को युद्ध के लिए समर्पित कर दिया, यानी चाहे उनका पैसा था, चाहे उनके सैनिक थे, चाहे अन्य संसाधन थे, सभी को युद्ध में झोंक दिया गया, सिर्फ और सिर्फ विजय प्राप्त करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को यानी उपनिवेशों को हड़पने के लिए। तो फैक्ट्रियाँ अब जो उपभोक्ता वस्तुएं बनाती थी, जो सामान्य लोगों की ज़रूरतों का सामान बनाती थी, अब उन फैक्ट्रियों में हथियार बनने लगे, टैंक बनने लगे, गोला बारूद उनमें तैयार होने लगा। जहाज़ों और सैनिकों के लिए जो सामान ज़रूरी होता था, उस सामान को फैक्ट्रियों में तैयार किया जाने लगा। अब आम लोगों के लिए सामान तैयार नहीं होता था। अब जो भी सामान फैक्ट्रियों में बनता था वो सैनिकों और युद्ध में प्रयोग होने के लिए ही बनता था। खाद्य उत्पादन को भी युद्ध की ज़रूरतों के अनुसार नियंत्रित किया गया, यानी कि जो भोजन से रिलेटेड ज़रूरतें थी उनको भी इस तरह से बना दिया गया कि केवल और केवल वो सैनिकों के काम आए। आम नागरिक जो होते थे उनको बहुत लिमिटेड राशन दिया जाता था, बहुत लिमिटेड उनको ईंधन दिया जाता था, वस्त्र दिए जाते थे, ताकि सभी संसाधनों को सेना के लिए सुरक्षित रखा जा सके। यानी कि युद्ध के समय सैनिकों के ये सभी चीज़ें काम आएंगी। और इस समय एक बहुत बड़ा बदलाव आता है और वो आता है महिलाओं के जीवन में। महिलाओं की जो भूमिका थी इसमें बहुत बड़ा बदलाव आता है, क्योंकि इस समय युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था सभी यूरोपीय देशों में ज़्यादातर, और ऐसे में पुरुष जो थे वो सभी बड़ी संख्या में सेना में भर्ती हो गए थे। और फैक्ट्रियों में और जो सार्वजनिक क्षेत्र होते थे, जो सरकारी क्षेत्र होते थे, उनमें अब महिलाओं की बड़ी पैमाने पर भर्ती की जाने लगी, उनको काम पर रखा जाने लगा और महिलाओं की
का जो सार्वजनिक जीवन है, सामाजिक जो जीवन है, उसमें भागीदारी बढ़ जाती है और उन्हें आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्रता का एहसास होता है, अनुभव होता है। पहली बार यूरोप में महिलाओं को ये अधिकार दिए गए थे कि वो सार्वजनिक क्षेत्रों में जाके काम कर सके और ये हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। भारत जैसे उपनिवेशों में भी युद्धकालीन रूपांतरण देखने को मिलता है। भारत को युद्ध में सहायता करने के लिए मजबूर किया था ब्रिटेन ने, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटेन का उपनिवेश था और भारत की जो आर्थिक, औद्योगिक और मानव यानी कि जो नौजवान भारत के उस समय में थे, उनको भी ब्रिटिश हितों के लिए ब्रिटिश सरकार ने ज़बरदस्ती उनको सेना में भर्ती किया गया था और ब्रिटेन की तरफ से उनको युद्ध में भेजा गया था। तो भारत में खाद्यान्न की भी कमी हो जाती है, महंगाई हो जाती है उस समय में और अफरा तफरी जैसी स्थिति भारत में उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जबरन लोगों को सेना में भर्ती किया जाता है और भारत के जो भी खाद्य पदार्थ थे, जो भी उद्योग थे, उन सभी को ब्रिटिश हितों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगता है। बंगाल में 1943 में एक भयानक अकाल पड़ा था बच्चों। बहुत ज़्यादा बड़ा अकाल ये था, बहुत खतरनाक था। इसमें लोग जंगलों में चले जाते हैं और वो चूहे बिल्लियों तक को खाते हैं। तो बहुत बड़ा अकाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1943 में भारत के अंदर पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। बहुत भयानक ये भारत के इतिहास में ये अकाल रहा है। युद्धोत्तर सुधार यानी कि युद्ध हो चुके हैं अब, और युद्धों के बाद अब कौन कौन से सुधार विश्व के अर्थव्यवस्थाओं में, विश्व के देशों में हुए थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद वैश्विक जो अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि महामंदी हो चुकी थी और जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत पूरी तरह से टूट चुकी थी, तो अधिकांश यूरोपीय देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुके थे। दिवालिया का अर्थ होता है बच्चों बैंकरप्ट, यानी कि उनके पास कोई पैसा नहीं बचा, वो बिल्कुल कंगाल हो चुके थे। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बिखर चुका था। जो आपस में सभी देश व्यापार करते थे वो अब बिखर चुका था। इस संकट से उभरने के लिए तत्काल सुधारों की आवश्यकता महसूस की यूरोपीय देशों ने, और इन सुधारों का उद्देश्य था वैश्विक आर्थिक स्थिरता को बहाल करना, यानी कि विश्व के आधार पर जो आर्थिक स्थिरता आए, व्यापार हो, सब इनकम कमा पाए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाए लोगों की, तो उस तरह के हालात अब बहाल करने थे और व्यापार को पुनः शुरू करना था, दोबारा से शुरू करना था आपस में सभी देशों के व्यापारों को। और भविष्य में ऐसी नीतियां बनाई जाए कि भविष्य में जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी घटनाएं दोबारा विश्व के सामने ना आए। और इसी स्थिति से निपटने के लिए 1944 में बच्चों अमेरिका के एक शहर ब्रेटन वुड्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके एग्जाम के हिसाब से, तो ब्रेटन वुड्स नामक एक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है, जहां पर 44 देशों के प्रतिनिधि जो हैं वो इकट्ठा होते हैं और एक आर्थिक प्रणाली की नींव रखते हैं, और इसी को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। 1944 में अमेरिका के एक शहर में जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स, वहाँ पर एक सम्मेलन होता है जिसको अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहा जाता है, और 44 देशों के प्रतिनिधि यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और इसी प्रणाली को कहा जाता है ब्रेटन वुड्स प्रणाली। ये अक्सर आपसे पूछा जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य भी कई बार पूछा जाता है कि ये क्यों बनाया गया। तो इस प्रणाली का उद्देश्य था बच्चों कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को स्थिर किया जाए, यानी आपस में जो देश व्यापार करते थे, इनकम ऑफ सोर्स थी, सभी आपस में जुड़े हुए थे, उसको दोबारा से शुरू किया जाए और उसको स्थिर बनाया जाए, और मुद्रा विनिमय की निश्चित दरें तय की जाए। विनिमय होता है बच्चों जब एक चीज़ के बदले आप कोई दूसरी चीज़ खरीदते हैं, तो मुद्रा यानी कि अपने देश की करेंसी को ऐसे देश की करेंसी में बदल दिया जाए जिससे आप कुछ खरीद पाएं। तो इस सम्मेलन के तहत दो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की स्थापना की गई थी। पहला है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। 1944 में ये दो बहुत विश्व स्तर की जो संस्थाएं हैं इनको बनाया गया था। पहली है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहा जाता है और जिसका कार्य था मुद्रा की स्थिरता को बनाए रखना, यानी कि पैसे की स्थिरता को बनाए रखना। दूसरा है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD, जिसे बाद में विश्व बैंक कहा जाने लगा,
जिसका उद्देश्य है युद्धग्रस्त जो युद्धों में शामिल थे ऐसे देश उनको पुनर्निर्माण यानी कि दोबारा से उनके रोजगारों को, उस देश की अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने का काम करती थी। और विकासशील जो देश थे उनकी भी ये आर्थिक सहायता करते थे, यानी कि पैसा देकर उनकी भी मदद करते थे। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के तहत बच्चों अमेरिका की जो करेंसी है डॉलर, उसको वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया, यानी पूरे विश्व की एक ही मुद्रा होगी, वो होगी डॉलर। उसको पूरी वैश्विक मुद्रा के रूप में स्वीकार किया गया। अन्य जो देश थे वो अपनी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ पाए ताकि वो अपने देश की मुद्रा को डॉलर में चेंज कर लें और फिर किसी भी देश से वो व्यापार कर पाएं। इसी को कहा जाता है एक निश्चित विनिमय दर, और जिससे व्यापार में विश्वास बहाल हो पाया। और इन सुधारों का असर ये हुआ बच्चों कि 1945 से लेकर 1970 तक की अवधि के वैश्विक आर्थिक इतिहास में इसको स्वर्णकाल कहा जाता है। इस दौरान बच्चों विश्व में उत्पादन, व्यापार और आय में स्थिरता आ जाती है, बेरोजगारी कम हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दोबारा से शुरू हो जाता है और स्थिरता बनाए रखता है। ये जो व्यवस्था थी बच्चों ये हमेशा के लिए नहीं रह पाई और 1970 के दशक में अमेरिका ने इस प्रणाली से हटने का निर्णय ले लिया और अब ब्रेटन वुड्स प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1944 में जो प्रणाली शुरू हुई थी वो 1970 में अमेरिका ने खत्म कर दी, क्योंकि शुरू भी इन्हीं लोगों ने इसको किया था। और इसके बाद एक नई वैश्विक अर्थव्यवस्था का उदय होता है जिसको कहा जाता है फ्लोटिंग, यानी कि जिस हिसाब से बाजार काम करेगा ऊपर नीचे वैसे ही मुद्रा भी ऊपर नीचे होती रहेगी। तो बड़े पैमाने पर उत्पादन और उपभोग। बड़े पैमाने पर 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन आया। इस समय में बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा, यानी कि फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा सामान बनाया जाने लगा जिसको कहा गया मास प्रोडक्शन। और उससे जुड़े उपभोग यानी कि कंजप्शन की संस्कृति जन्म लेती है। जब कोई सामान बनाया जाता है बच्चों, उसका उत्पादन किया जाता है तो फिर उसको उपभोग भी किया जाता है। उपभोग का अर्थ होता है बच्चों उसको इस्तेमाल करना, उसको खरीदना, उसको अपनी ज़रूरतों के लिए उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। तो इसका नेतृत्व अमेरिका में किया एक बहुत प्रसिद्ध उद्योगपति अमेरिका के उस समय थे जिनका नाम था हेनरी फोर्ड। इन्होंने मोटर कार उत्पादन को बहुत ज़्यादा कुशलता से संगठित किया था और दुनिया भर में प्रोडक्शन मॉडल बन गए थे ये। हेनरी फोर्ड ने 1900 के दशक में असेंबली लाइन तकनीक अपनाई थी, यानी कि एक लाइन में सभी मजदूर लगे होते थे और इसमें हर मजदूर को उत्पादन प्रक्रिया में एक छोटा सा ही काम बार बार करना होता था। जैसे हर कार धीरे धीरे एक लाइन में आगे बढ़ती थी और मजदूर अलग अलग हिस्से जोड़ते थे, अंत में एक पूरी कार तैयार हो जाती थी। और इस तकनीक से उत्पादन की जो गति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और लागत भी कम हो गई, कारें सस्ती होने लगी। अब केवल अमीरों की इस्तेमाल की चीज़ें नहीं रह गई थी, बल्कि जो मिडिल क्लास जो लोग थे, मध्य वर्ग के जो लोग थे, उन तक भी अब ये कारें पहुंचने लगी। फोर्ड ने ये समझा कि उत्पादन जितना अधिक होगा, श्रमिक यानी मजदूरों को भी उतनी अच्छी ही सैलरी मिलनी चाहिए ताकि वो भी उत्पादकों को खरीद सके। और उन्होंने मजदूरों को बेहतर वेतन दिया, यानी सैलरी दी और सुविधाएं भी बेहतर दी, जिससे श्रमिक जो मजदूर थे वो न केवल उत्पादक बने, वो न केवल उत्पादक का अर्थ होता है सामान बनाने वाला, वो अब केवल सामान बनाने वाले ही नहीं थे बल्कि वो अब उपभोक्ता भी बन गए। यानी कि उन्होंने जिन गाड़ियों को बनाया था उन्हीं गाड़ियों को अब वो खरीदने भी लग गए थे, क्योंकि उनकी इनकम ऑफ सोर्स ज़्यादा हो गई थी। और एक नया आर्थिक मॉडल जल्द ही, जो ये मॉडल था हेनरी फोर्ड का असेंबली लाइन का, ये जल्द ही अमेरिका के जो अन्य उद्योग धंधे थे उनमें भी ये फैल जाता है और नई खपत की संस्कृति विकसित होती है। अब इस समय में बच्चों विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट होने लगी, सामानों की किस्तों पर सामान मिलने लगा, खुदरा बिक्री पर सामान मिलने लगा, उपभोक्ता सेवाएं मिलने लगी लोगों को और विचारों को भी अब बल मिला। खुदरा बिक्री होती है बच्चों रिटेल प्राइस पर वस्तु का मिलना, तो रिटेल प्राइस पर अब वस्तुएं अवेलेबल हो गई थी मध्यम वर्ग के लोगों के लिए भी, और तेजी से कम कीमतों पर अब सामान उपलब्ध होने लगा।
जिससे आम आदमी की जो क्रय शक्ति थी, जो खरीदने की शक्ति होती है, उसको कहा जाता है बच्चों क्रय शक्ति, वो भी बढ़ जाती है और मध्यम वर्ग के लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें भी वृद्धि होती है, यानी उनका लाइफस्टाइल भी चेंज हो जाता है वो और अपग्रेड हो जाता है। अन्य देश भी फोर्ड की इस तकनीक और रणनीति से प्रेरित होते हैं और बड़े पैमाने पर इस नीति को वो लोग अपनाते हैं अपने देशों में। अब महाप्रोडक्शन होने लगा था, बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर सामान बनाया गया था। तो अब आ जाती है बच्चों यूरोप के अंदर महामंदी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। तो महामंदी की अब शुरुआत होती है और जिसको कहा जाता है ग्रेट डिप्रेशन। ये 20वीं सदी में सबसे गंभीर रूप एक आपदा के रूप में आती है, जिसने 1929 से 1930 के दशक के मध्य दुनिया की अधिकांश अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया था। यह मंदी सबसे पहले अमेरिका से शुरू होती है और धीरे धीरे पूरे यूरोप, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक फैल जाती है। इसका असर सिर्फ उद्योग धंधों और व्यापार तक ही सीमित नहीं था बच्चों, बल्कि लाखों लोगों की आजीविका, नौकरी चली जाती है, उनकी लाइफस्टाइल, उनका जीवन शैली उनकी बदल जाती है, सामाजिक स्थायित्व हिल जाता है बिल्कुल। और महामंदी की शुरुआत होती है अक्टूबर 1929, अमेरिका के न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से इसकी शुरुआत होती है बच्चों 1929 में। और अचानक एक भारी गिरावट आती है जब लाखों शेयरों की कीमत एक ही दिन में गिर जाती है और इसी घटना को कहा जाता है बच्चों वॉल स्ट्रीट क्रैश। वॉल स्ट्रीट क्रैश, इसी घटना को, महामंदी को कहा जाता है। इस गिरावट के बाद बैंक जो हैं वो दिवालिया हो जाते हैं, बहुत सारे उद्योग धंधे बंद हो जाते हैं, उन पर ताला लग जाता है, बेरोजगारी तेजी से बढ़ जाती है, बहुत लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और जो सामान खरीदने की लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी थी अब वो बिल्कुल ही गिर जाती है और बाजारों में मांग लगभग समाप्त हो जाती है, यानी किसी भी प्रकार के सामान की मांग अब लोगों बाजारों में नहीं रही, लोग कोई सामान अब नहीं खरीदते थे और अमेरिका मंदी जल्द ही विश्वव्यापी आर्थिक मंदी में बदल जाती है और अमेरिका पूरी दुनिया का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र बन जाता है। आर्थिक केंद्र उस समय था अमेरिका और इस महामंदी ने पूरे विश्व पर इसका असर डाला। उसका व्यापार, पूंजी निवेश, जो ऋण ले रखे थे लोगों ने, वो सब डूब जाते हैं और अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो लड़खड़ा जाती है, वो पूरी तरह से हिल जाती है और इसी की लहर पूरी दुनिया में फैल जाती है और सभी विश्व के सभी देश इसकी चपेट में आ जाते हैं, क्योंकि वैश्वीकरण हो चुका था बच्चों, भूमंडलीकरण हो चुका था, यानी कि आपस में सभी जो देश थे वो आपस में व्यापारों के माध्यम से जुड़े हुए थे। इसीलिए इस महामंदी का जो असर है वो पूरी दुनिया के देशों पर होता है। भारत पर भी इस मंदी का गंभीर प्रभाव पड़ता है बच्चों। ये भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इस महामंदी का भारत पर क्या असर पड़ा। तो भारत उस समय औद्योगिक रूप से तो विकसित नहीं था बच्चों, यानी कि भारत में उस समय फैक्ट्रियों में कच्चे माल से तैयार माल नहीं बनाया जाता था। तो भारत पर इसका असर पड़ता है कि भारत का जो अर्थतंत्र था वो कृषि प्रधान था, कृषि पर आधारित था और जैसे ही वैश्विक स्तर पर कीमतें गिरी, भारतीय जो कृषि के उत्पाद थे उनकी कीमतें भी तेजी से गिर जाती हैं और ब्रिटिश सरकार ने उस समय जो भूमि कर था, जो लगान था, उसमें भारतीय किसानों को कोई राहत इन्होंने नहीं दी थी और किसानों को अपनी उपज बहुत ही सस्ते दामों पर बेचनी पड़ी, जिससे वो बहुत भारी कर्जों में डूब गए। भूखमरी, गरीबी और पीड़ा चारों तरफ फैल गई और मजदूर वर्ग की हालत तो बहुत ज़्यादा ही बिगड़ गई थी। यह संकट न केवल आर्थिक था बच्चों, बल्कि इससे जो राजनीति असंतोष भी भारत के अंदर फैला, सामाजिक असंतोष भी फैला भारत के अंदर, विश्व के अंदर, और बाद में इसी पृष्ठभूमि से कई देशों में कट्टर राष्ट्रवाद, सैन्यवाद, अधिनायकवाद जैसी प्रवृत्तियां उभरी। जैसे कि जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ, वो इन्हीं परिस्थितियों के कारण हुआ, इन्हीं बेरोजगारियों के कारण, इसी आर्थिक मंदी के कारण जर्मनी में हिटलर का उदय होता है। और महामंदी न केवल आर्थिक विनाश की कहानी बनी, बल्कि ये एक आधुनिक इतिहास की दिशा बदलने वाली एक ऐसी घटना बन गई बच्चों, जिसने आगे चलकर द्वितीय विश्व युद्ध और वैश्विक संघर्ष की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भारत और महामंदी, भारत पर महामंदी का क्या असर? 1929 में शुरू हुई ये वैश्विक महामंदी का असर भारत पर भी पड़ा। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र नहीं था
और उस समय भारत ब्रिटिश उपनिवेश था। तो उसकी जो अर्थव्यवस्था थी, भारत की जो अर्थव्यवस्था है बच्चों, वो हमने अभी पढ़ा कि वो कृषि आधारित थी और वैश्विक व्यापार व्यवस्था से जुड़ा हुआ था। तो भारत से जैसे कपास, गेहूं, जूट, अफीम ऐसे जो कृषि उत्पादक थे उनका निर्यात किया जाता था। और जब वैश्विक कीमतें गिर जाती हैं तो ये भारत के सामान की भी जो कीमतें हैं वो गिर गई और भारतीय कृषि उत्पादकों की कीमतों पर बुरी तरह से असर पड़ता है। किसानों की जो स्थिति है वो सबसे अधिक प्रभावित होती है इस महामंदी में और कृषि उपज का मूल्य गिर जाता है। किसानों की आय में गिरावट होती है, लेकिन ब्रिटिश सरकार लगान करों में कोई छूट किसानों को नहीं देती। भूखमरी, कुपोषण और दुखद स्थिति भारत के अंदर पैदा हो जाती है। ब्रिटिश सरकार ने भारत से भारी मात्रा में आर्थिक अधिशेष, जिसको कहा जाता है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निकास जारी रखते हैं। ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन की सरकार और भारत से जो कमाई होती थी उसका उपयोग वो ब्रिटेन में अपने युद्ध खर्चे, कर्ज चुकाने और उपनिवेशों के प्रशासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। इससे भारतीयों को कोई सीधा लाभ नहीं मिल पा रहा था बच्चों। मंदी के समय कुछ ग्रामीण इलाकों में स्थिति थोड़ी बदली हुई मिलती है। जो खरीदारी की प्रवृत्तियां थी वो लोगों में बदल जाती हैं। लोग अब, यानी कि भारतीय लोग अब कपड़े जैसी ज़रूरी चीज़ें भी खरीदने से हिचकने लगते हैं। इतनी महामंदी उस समय पे थी और विदेशी वस्त्रों की बजाय अब भारत के लोग, जो उनका स्थानीय खादी होता था, घरेलू वस्त्रों का वो उपयोग करने लगते हैं। घरेलू वस्त्रों का उपयोग अब बढ़ जाता है भारत के अंदर और इससे राष्ट्रीय आंदोलन को भी सामाजिक समर्थन मिलता है, क्योंकि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग बढ़ने लगा था। अपनी देशी चीज़ों का इस्तेमाल अब लोग करने लगे थे विदेशी चीज़ों को छोड़ के। और महामंदी ने भारत में सामाजिक आर्थिक तनाव को भी बढ़ावा दिया था। किसानों और मजदूरों की स्थिति बहुत ज़्यादा बदतर बन चुकी थी। तो ऐसे में भारतीय जनता की ज़रूरतों की उपेक्षा ब्रिटिश सरकार ने की थी। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा विश्व अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण, यानी कि युद्धोत्तर काल। युद्धों के बाद का जो समय था उसमें विश्व की अर्थव्यवस्था को दोबारा किस तरह बनाया जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में जो विश्व अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से टूट चुकी थी और यूरोप के अधिकांश देश आर्थिक रूप से अब बर्बाद हो चुके थे। उनकी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी थी, संचार व्यवस्था, शहर के शहर तबाह हो चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खत्म हो चुका था, वित्तीय जो लेन देन है वो ठप हो चुका था। तो ऐसे में युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ये जरूरी हो गया था कि विश्व अर्थव्यवस्था को पुनः निर्माण उसका किया जाए ताकि विश्व के अंदर शांति, स्थायित्व और विकास को सुनिश्चित किया जा सके। और इसी के तहत ब्रेटन वुड्स सम्मेलन होता है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संस्था बनाई जाती है और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक बनाए जाते हैं। इनमें एक नई व्यवस्था शुरू होती है बच्चों। अमेरिका डॉलर को वैश्विक मुद्रा बनाया जाता है और अन्य सभी मुद्राओं को डॉलर से जोड़ दिया जाता है। अब जो है डॉलर को सोने से आंका जाता था और ये तय किया गया कि $35 एक औंस सोना निश्चित होगा, जिसको हम एक तोला कहते हैं बच्चों। वो $35 में एक तोला सोना मिलेगा। तो इससे मुद्रा विनिमय जो दरें थी वो स्थिर बनी रही और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्वास दोबारा लोगों का बनना शुरू हो जाता है। लेकिन ब्रेटन वुड्स प्रणाली 1945 से 1970 के समय एक आर्थिक स्थायित्व और विकास का युग बना देती है। लेकिन 1970 में अमेरिका अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ने के कारण अमेरिका ने एक तरफा फैसला लिया और उन्होंने डॉलर को सोने से अलग कर लिया, यानी कि अब डॉलर के बदले सोना नहीं खरीदा जाएगा और ब्रेटन वुड्स प्रणाली समाप्त हो जाती है और मुक्त मुद्रा विनिमय प्रणाली यानी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम अस्तित्व में आता है। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा युद्धोत्तर बंदोबस्त और ब्रेटन वुड्स। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद दुनिया में आर्थिक मंदी आ चुकी थी। 1944 में अमेरिका के एक शहर में जिसका नाम था ब्रेटन वुड्स, यहाँ पे 44 देशों के जो नेता थे वो इकट्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं, जिसको कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक व्यवस्था की नींव रखी जाती है और इस प्रणाली में 2 स्तंभ बनाए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था बच्चों? जो वैश्विक मुद्रा थी उसको विनिमय दरों की स्थिरता बनाए रखना था। देशों को आर्थिक संकट के समय अल्पकालिक ऋण ये संस्था देती थी, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान को संतुलन बनाए
रखती थी। और ये जो विश्व बैंक था, इसका उद्देश्य था जो युद्धग्रस्त देश थे उनको दोबारा से मदद की जाए और जो विकासशील देश थे उनको भी विकसित होने में पैसे से यानी कि मुद्रा से उनकी सहायता की जाए। ब्रेटन वुड्स संस्थानों की स्थापना ने दिखाया था कि वैश्विक स्तर पर संगठित सहयोग और साझा संस्थागत व्यवस्था कैसे वैश्विक संकट से उभरने में सहायता कर सकती है। और इन संस्थाओं की नींव ने बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO जैसे संगठनों के गठन के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, यानी कि आगे का इनके निर्माणों का जो रास्ता है वो खुल गया था। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष। अब ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद विश्व अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिल गई थी, पुनर्निर्माण दोबारा शुरू हो गया था। लेकिन प्रारंभिक युद्धोत्तर वर्ष यानी 1945 के आसपास के समय, ये जो समय था ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण था। यूरोपीय देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी और दुनिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर देखा था, क्योंकि उस समय ये एक लौता ही देश थे, ये एक लौता संयुक्त राज्य अमेरिका था जिसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संभालने का काम किया था, क्योंकि अमेरिका ही एकमात्र प्रमुख शक्ति उस समय में थी और इसी के कारण आज तक अमेरिका पूरे विश्व पर राज करता है। अर्थव्यवस्था युद्ध के दौरान मजबूत हुई थी और अमेरिका ने एक मार्शल प्लान बनाया था, जिसके तहत यूरोपीय देशों को वित्तीय सहायता दी ताकि वो अपने उद्योग, अपनी कृषि, अपने व्यापार को फिर से शुरू कर पाए। मार्शल लॉ ये अमेरिका ने बनाया था यूरोपीय देशों की सहायता के लिए और इसमें सहायता नगद पैसों से भी की जाती थी। नगद पैसे दिए जाते थे, मशीनें दी जाती थी, खाने पीने का सामान दिया जाता था और जो टेक्नोलॉजी थी, जो तकनीक थी, जो नए नए आविष्कार करने वाली जो तकनीकें थी, उनके रूप में भी इन देशों की सहायता की जाती थी। मार्शल योजना के जरिए अमेरिका ने केवल आर्थिक मदद ही नहीं की थी, बल्कि इसमें पश्चिमी यूरोप में पूंजीवादी लोकतंत्र को भी मजबूती मिली थी और सोवियत संघ की बढ़ती कम्युनिस्ट विचारधारा को संतुलित करने की कोशिश की थी। इससे अमेरिका की जो वैश्विक भूमिका थी वो बढ़ चुकी थी, यानी कि अमेरिका की जो अहमियत थी विश्व में वो बढ़ चुकी थी और विश्व अर्थव्यवस्था का नेता बनकर उभरा था अमेरिका। इस काल में ब्रिटेन वुड्स संस्थाओं में IMF और विश्व बैंक ने भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। उन्होंने उन देशों को ऋण, तकनीकी सहायता शुरू की थी और पुनर्निर्माण और विकास के लिए भी संघर्ष कर रहे थे उस समय पे। तो इन्होंने तकनीक और पैसे से इनकी मदद की थी और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण हो चुका था। युद्धोत्तर वर्षों में दुनिया धीरे धीरे पुनर्निर्माण की ओर बढ़ी थी और आर्थिक सहायता मिलने लगी थी। अब वैश्विक सहयोग और अमेरिका के नेतृत्व में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को आकार मिला था। अगला टॉपिक है बच्चों हमारा अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता। औपनिवेशीकरण के अपोजिट अब आ गया है अनौपनिवेशीकरण और स्वतंत्रता, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ही नहीं बल्कि राजनीतिक मानचित्र भी अब बदलना शुरू हो जाते हैं विश्व के और बड़े बड़े परिवर्तन होते हैं। इस काल को अनौपनिवेशीकरण का युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एशिया, अफ्रीका के अनेक देश अब धीरे धीरे यूरोपीय शक्तियों से स्वतंत्रता प्राप्त करने लगे थे। यूरोपीय साम्राज्य अब अपनी सैन्य और आर्थिक शक्ति खो चुके थे। वो आपस में लड़ लड़ के इतना कमजोर हो चुके थे कि उनकी जो आर्थिक शक्ति है वो कमजोर हो चुकी थी और उपनिवेशों को नियंत्रित रखने की उनकी जो क्षमता थी वो कमजोर हो चुकी थी। ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड जैसे औपनिवेशिक शक्तियों ने देखा कि युद्ध के बाद उपनिवेशों में राष्ट्रवाद, स्वतंत्रता की चेतना बड़ी तेजी से फैल रही थी। चाहे वो भारत हो, इंडोनेशिया हो, श्रीलंका हो, म्यांमार हो, वियतनाम हो, घाना हो, नाइजीरिया हो, केन्या हो, इन सभी देशों में अब स्वतंत्रता की चिंगारी सुलग चुकी थी और सभी देशों ने स्वतंत्रता के जो आंदोलन थे उन्होंने गति पकड़ ली थी इस समय में। और लोगों ने ये समझ लिया था कि अगर यूरोपीय देश स्वयं युद्ध और संकट में फंस सकते हैं तो वो अजय नहीं है, वो अमर नहीं है, वो भी हमारे जैसे ही लोग हैं। और 1947 में भारत की स्वतंत्रता ने इस आंदोलन को नया बल दिया था। भारत का स्वतंत्र होना केवल एक देश की आज़ादी नहीं थी बच्चों, बल्कि इसने पूरी दुनिया के बाकी उपनिवेशों के लिए भी
प्रेरणा और मार्गदर्शक का काम किया था। ये सभी जो अब उपनिवेश रह चुके थे, क्योंकि भारत 1947 में आज़ाद हो चुका था, तो ये इंस्पिरेशन बन जाता है दूसरे देशों के लिए भी, और दर्जनों देश स्वतंत्र होते हैं उसके बाद और संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हो जाते हैं। आज़ादी केवल राजनीतिक स्वतंत्रता थी बच्चों, लेकिन अभी इन देशों के सामने आर्थिक और सामाजिक जो चुनौतियां थी वो मौजूद थी। ये नव स्वतंत्र राष्ट्र अभी भी पिछड़े हुए थे, संघर्षशील थे, यानी कि अपने देश के विकास के लिए, अपने देश की सुविधाओं को, कानून प्रशासन को बनाए रखने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे थे और उनके पास संसाधनों की कमी थी। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सेवाएं अभी इनके पास पर्याप्त नहीं थी, क्योंकि लंबे समय तक उपनिवेशवाद ने इनकी जो आर्थिक आत्मनिर्भरता थी बच्चों उसको नष्ट कर दिया था और वो पश्चिमी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर आश्रित हो गए थे, यानी कि उन पर निर्भर हो गए थे। और इन नव स्वतंत्र राष्ट्रों ने विकासशील देशों जैसे डेवलपिंग नेशन की श्रेणी में प्रवेश किया था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी आवाज बुलंद करना इन देशों ने शुरू कर दिया था। लेकिन वैश्विक अर्थव्यवस्था में उनका स्थान सीमित और कमजोर ही बना रहा था और अनौपनिवेशीकरण ने दुनिया को राजनीतिक रूप से अधिक विविध और स्वतंत्र राष्ट्रों से युक्त तो बनाया था, लेकिन आर्थिक असमानता और निर्भरता अभी भी इन देशों में बनी हुई थी, क्योंकि सैकड़ों सालों से ये देश बहुत ज़्यादा इन देशों का शोषण किया जा चुका था यूरोपीय देशों के द्वारा। इसलिए अब ये स्वतंत्र तो हो गए थे बच्चों, लेकिन ये आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे। ना तो इनके पास शिक्षा थी, ना इनके पास स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी थी। बहुत असमानता अभी इन देशों में बची हुई थी और स्वतंत्रता की राह बहुत लंबी थी और बहुआयामी होती थी। औपनिवेशिक शासकों से मुक्ति ही काफ़ी नहीं थी बच्चों, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्निर्माण भी उतना ही आवश्यक होने वाला था। ब्रेटन वुड्स का समापन हो जाता है बच्चों और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। 1971 में अमेरिका ने एक तरफा फैसला लेते हुए डॉलर को सोने से अलग कर लिया, यानी अब डॉलर को सोने में बदला नहीं जा सकता और यह ब्रेटन वुड्स व्यवस्था की अंतिम विदाई थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा विनिमय दरें अब स्थिर न होकर फ्लोट करने लगी थी, यानी बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर ये बदलने लगी थी। दुनिया एक नई आर्थिक व्यवस्था की ओर बढ़ रही थी बच्चों, जिसे आज हम वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। आज का जो हमारा ये समय है, आधुनिक जो समय है, वो इतनी सारी प्रक्रियाओं से होते हुए ही बन पाया है बच्चों, विश्व का ग्लोबलाइजेशन हो पाया है। इसी को कहा जाता है वैश्वीकरण और वैश्वीकरण का तात्पर्य है दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं, बाजारों, लोगों और देशों का आपस में जुड़ना, पारस्परिक निर्भरता बढ़ना। इस प्रक्रिया में दुनिया के जो देश हैं बच्चों, उनके बीच व्यापार होता है, निवेश होता है, प्रौद्योगिकी होती है, संस्कृति का प्रभाव होता है। ये पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा तेज आज के समय में हो गया है। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था के समाप्त होने के बाद बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनियां उभरने लगी जो एक साथ कई देशों में काम करती थी। निवेशकों को अब सीमाओं की परवाह नहीं थी, वो जहां चाहे वहां पे, जहां उनको लाभ दिखता था वहीं पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते थे, वहीं पे वो अपनी पूंजी लगाते थे। और इसके साथ ही सूचना और संचार तकनीक में भी क्रांति आई, इंटरनेट का विकास हुआ और जो परिवहन के जो संसाधन हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा तेजी आती है। वैश्वीकरण का ये जो दौर है बच्चों, ये सभी देशों के लिए समान रूप से लाभकारी नहीं रहा बच्चों, क्योंकि आप सभी जानते हैं अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे देश उपनिवेश थे यूरोप के, तो उन सभी में एक समान तो विकास नहीं होगा, ना ही एक समान वैश्वीकरण होगा। लेकिन फिर भी विकसित देशों को इसमें भारी लाभ मिला था, यानी यूरोप के जो विकसित देश थे उनको भारी लाभ इसमें मिला था और जो विकासशील देश थे, जो 20वीं सदी में स्वतंत्र हुए थे, उनमें अभी भी असमानता, बेरोजगारी और सांस्कृतिक दबाव बना हुआ था। आर्थिक निर्भरता की समस्याएं अभी बनी हुई थी और कुछ देशों में घरेलू उद्योगों को खतरा हुआ, तो कुछ ने वैश्विक बाजार में अपने लिए नए रास्ते खोज लिए थे। भारत ने 1991 में आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया शुरू की थी, जिससे वे वैश्वीकरण की मुख्य धारा में शामिल हो गए थे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन की मुख्य धारा में भारत शामिल हो गया था। और इसके बाद देश में विदेशी निवेश होने लगे थे, तकनीक, नई नई प्रौद्योगिकी, नई नई तकनीकों का आविष्कार भारत में होने लगा था और वैश्विक व्यापार में तेजी से भारत की भूमिका
बढ़ने लगी थी। ब्रेटन वुड्स प्रणाली के पतन के बाद वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने केवल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और दुनिया को नया आकार दिया था। आज का जो युग है बच्चों, वो निरंतर इन्हीं चीज़ों के जुड़ने से बना है। बदलती दुनिया का ये प्रतिबिंब आज का हमारा समय है। आई होप आप सबको समझ आया होगा बच्चों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।